अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ और डेली मेल मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई। शहबाज शरीफ के वकील ने डेली मेल आर्टिकल केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की थी, जो लंदन हाई कोर्ट के जस्टिस निकलन ने मुस्तरद कर दी है। इसके अब क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस में ये ताज़ा इंकशाफ सामने आया है कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले उन पर मुबैना तौर पर बहीमाना तशद्दुद किया गया था। इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो किसी इत्तेफाकी हादसे का शिकार नहीं हुए, उन्हें बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया। इस मामले पर यह सवाल अहम है कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं लाई जा रही। इसके अलावा PTI का लॉन्ग मार्च गुज़िश्ता रोज़ दोबारा शुरू हो चुका है, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और हुकूमती ऐवानों, जलसों और लंदन में नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सलाह मशवरे जारी हैं। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और ये सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ डेली मेल केस के हवाले से। तो इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करवा कर शहबाज शरीफ क्या हासिल करना चाहते थे? इससे केस ख़त्म तो नहीं हो जाना था? ज़ाहिर है। देखें, पहले तो जरा केस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। 14 जुलाई 2019 को डेली मेल एक बड़ा मशहूर अखबार है, उसका एक करस्पॉन्डेंट है डेविड रोज। उसने एक स्टोरी छापी जिसकी हेडलाइन थी, डिड द फैमिली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु हैज बिकम द पोस्टर बॉय फॉर ब्रिटिश ओवरसीज एड स्टील फंड्स मेंट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, आस्क्ड डेविड रोज। कि 2005 में ज़ल्ज़ला आया था और इस ज़ल्ज़ले में बहुत सारे फंड जो थे वो दिए गए थे मुख्तलिफ लोगों को, और एक DFID है बड़ा मशहूर उनका एड का अदारा, उसने पंजाब गवर्नमेंट को फंड दिए थे और चीफ मिनिस्टर थे उस वक़्त। 2008 में ये आए थे, जब ये फंड आए थे, चीफ मिनिस्टर उस वक़्त थे शहबाज शरीफ। बिल्कुल। और उन्होंने वो फंड से मुख्तलिफ किस्म की जो है डेवलपमेंट स्कीम्स जो है वो शुरू की थी। उसने फिर एक स्टोरी जो 2019 की जुलाई में शाया की कि इनके इस अकाउंट्स में इस ज़माने में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हुए, और ये मुस्तकिल तौर पे 2018 तक के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने तकरीबन 14 जुलाई 2019 को इन्होंने ये खाया, तो 20 जनवरी या 19 जनवरी को इन्होंने एक डिफेमेशन केस फाइल किया और कहा हम वो फ्लॉ चेक करते हैं। ये 41 या 42 पेजेस का उनका वो था, और उन्होंने कहा हम देखेंगे इसको डेविड रोज को, बट डेविड रोज सामने क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आता, बहुत जिसे कहते हैं पाकिस्तान में जैसे प्रेस करी सूरत है। डेविड रोज ने उसका जवाब जो है वो जमा करा दिया 80 पेजेस का। ठीक है। अब तारीख जरा सी शरीफ फैमिली की पाकिस्तान की अदालतों के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये कोई 2.5 साल चलता रहा है। इस 2.5 साल के अंदर एक दिन के लिए भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। बिल्कुल। आज सीनियर वकील नहीं आया, आज हम नहीं आए, आप वज़ीर आज़म बीमार, आप अपना शहबाज शरीफ बीमार हैं, आप भाई बीमार है, आप ये कर दें वो कर दें। 108 के करीब उनके जो थे अपना वो लोग थे अपना जो है अपना गवाह, उनमें से एक गवाह पेश नहीं हुआ। फर्द जुर्म आयद किए बगैर वो पुलिस के मजमून जो गवाह जो कि अदालत के अंदर काबिल कबूल ही नहीं होते, उसके ऊपर अदालत ने उनका केस ही खत्म कर दिया कि जाओ बिस्मिल्लाह। इससे पहले मियां शरीफ साहब, इनके वालिद, उन्होंने एक टैक्स जो था उसके ऊपर केस किया था, उनके ऊपर एक कमिश्नर इनकम टैक्स ने एक अपना केस फाइल किया था, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर लेते रहे, फिर ये बाहर चले गए। बाहर जाके जब वापस आए तो फिर उन्होंने कहा ये तो टाइम बार हो गया है, अब आप क्या अपील करने आए हो। हुदैबिया के पर मिला केस जो था उसके साथ भी यही सूरत हाल हुई कि एक अदा पे इन्होंने कुछ पैसे देने थे लंदन की अदालत के, तो उन्होंने अपने दोनों फ्लैट जो थे एवनफील्ड के वो गिरवी रखे और कहा कि पैसे अदा करो वरना ये फ्लैट गिरवी हैं। इन्होंने आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट की, जिसके ऊपर वो उन्होंने कहा बयान दिया था साख डालने के पैसे मैंने पहुंचाए थे, और वो जब सेटलमेंट हो गई तो उन्होंने केस। अब ये इतना बड़ा सबूत था कि एवनफील्ड अपार्टमेंट के हैं, लेकिन उसको जहां पे चूंकि खुद वजीर आजम थे चलाते रहे इधर उधर, और जब काजी फाजी साहब के पास केस पहुंचा उन्होंने कहा आप तो इतनी देर के बाद आए हो, ये तो टाइम बार हो गया। यहां पर भी उन्होंने यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि भाईजान, अब उनकी मिसेस सहबा मुशर्रफ की तरफ से उन्होंने शहबा मुशर्रफ की तरफ सजेस्टेड टू द कोर्ट दैट द PM पाकिस्तान शरीफ वाज अ वेरी बिजी मैन, बहुत मसरूफ आदमी है, और इस मसरूफ आदमी को अदालत से छुट्टी दी जाए।
तो उसके ऊपर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उसने मैथ्यू निकलन ने कहा, जो जज था, उसने जो फिक्रा बोला है वो फिक्रा बड़ा शानदार है। उसने कहा, इन दिस कोर्ट रूम द पीएम इज अ क्लेमेंट लाइक एनीवन एल्स। वो एक दरखास्त गुजार है जैसे कोई और दरखास्त गुजार। आप होंगे पीएम तो अपने अदालत में होंगे, अपने 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 कमरे में होंगे, या पाकिस्तान में, इवन अगर बरतानिया में भी होते तो तब भी आप जो हैं वो यहां पर क्लेमेंट थे। अब उन्होंने ये कहा है कि 13 दिसंबर तक भाई साहब इस 80 सफ़े का जवाब दो, वरना हम आपको स्ट्राइक आउट कर देंगे और इसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ेगी। आप अंदाजा करें कि इल्जाम इस बात का है कि $500 मिलियन जो हैं वो आपने DFID के और बाकी चीजों के आपने उसको गबन किया है। इसका बड़ा शोर मचा था कि पैसा आपने खाया है। इस पे उन्होंने डेविड रोज की बात कहानी यह है कि जिस जमाने में ये एड आ रही थी उस जमाने में आपके इस अकाउंट में पैसे आ रहे थे, या तो ये बताओ कहां से आ रहे थे, वरना हम कहेंगे हमारे पैसे। तो ये है असल स्टोरी। बिल्कुल, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया था शहबाज शरीफ पर। हिलाली साहब, बड़ी कोशिश की गई वक्त लेने की, डेली मेल की जानिब से भी 9 मरतबा वक्त लिया गया था अदालत से, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वक्त लेने की बात की तो अपने ओहदे का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसकी वजह से उन्हें खुसूसी इस्तिस्ना नहीं मिल सकी। क्या लगता है आपको, क्या वजह? आप हैरान नहीं है कि इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद फिर भी ये वही कहते रहे हैं कि टाइम के वी वांट मोर टाइम, और 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, बकौल डेली मेल, आपने सू क्यों किया भाई? अगर आप जवाब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको, और कितने दिन से ये चुप है। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। 80 पेजेस ऑफ करप्शन, और वो भी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है, फिर भी नहीं, कोई असर ही नहीं होता है इनको। और अब कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं, आई एम प्राइम मिनिस्टर, लूटने के लिए तो बाकौल भी। अब देखिए उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कहा है कि अगर आप जवाब 13 दिसंबर को नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पूरे इस केस के कॉस्ट्स आप देंगे, और दूसरी बात ये है, आप मुझे बताएं, दूसरी बात ये है ना कि आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो एलिगेशन को, लिहाजा आप चोर हैं। अगर ये जजमेंट उधर से आई कि लाइकलीहुड ये है कि आपने ये हरकतें की हैं, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का केस के में क्या इम्पैक्ट आएगा? बरतानिया के निज़ाम इंसाफ मुसावात पर कायम है, तो इंसाफ का ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में आने की कोई उम्मीद देख रहे हैं आप? अगर आप मुझे पूछ रहे हैं जी तो मैं कहूंगा कि सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ये केस डिफेंड ना करें, और अगर इसका कोई डिफेंस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक ब्रिटिश क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं औरिया साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मनी लॉन्ड्रिंग इज बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉजिकल स्टेप, अगर ये केस डिफेंड नहीं हुआ तो उनको कहेगा कि आपने एक मौका मिला था आपको, आपने खुद कहा था आप डिफेंड करेंगे, आपने नहीं किया, लिहाजा हम केस लाते हैं कि आपके जो 100 मिलियन पाउंड्स हैं इस मुल्क में वो चोरी के हैं, वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वापस करो। जी सही यही बात। ओरिया साहब आपको क्या लगता है फिर जब डिफेंस ही नहीं था शहबाज शरीफ के पास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तो उन्होंने सू क्यों किया? उन्होंने वो पाकिस्तान के अदालत के आदी थे कि होगा ये कि वो कहेंगे जी कनेक्शन नहीं बिल्ट अप होगा। देखिए पाकिस्तान में एक कानून है कि आप कलेक्शन बिल्ड करें कि क्या इसके अंदर कोई करप्शन हुई या नहीं हुई। वो कहते हैं नहीं,
जो देखिए एक बहुत बड़ा यूनिट बनाया है, स्टोलन एसेवरी यूनिट। स्टोलन एसेट रिकवरी यूनिट कहता यह है कि हम कनेक्शन हमने आप बताएंगे कि मनी का कनेक्शन क्या है। अगर आपका मनी का कनेक्शन आप जायज साबित नहीं कर सकते तो आप नाजायज हैं। पाकिस्तान में उल्टी गंगा है। पाकिस्तान में तो मरियम नवाज इस बात पे बरी हो गई है कि वो कहते हैं बताओ मरियम नवाज के हेवन फील्ड है कि नहीं। ओ भाई इतने सालों से वो लोग यहां रह रहे हैं। मैं एक खादम मस्कीन आदमी, मैं भी हेवन फील्ड में एक खाना खा चुका हूं 2007 के अंदर, ठीक है। तो मैं किसके घर में खाना खाया था? मरियम नवाज के घर में नहीं खाया था मैंने। शबाशी ने खाना किया था, खबाशी के घर में खाना नहीं खाया था। किसके घर में खाना खाया था? वो थड़ा था, होटल था, कोई चर्सी का टिक्के की कबाब शॉप थी, आपका घर था। तो पाकिस्तान में अदालत तो कहते हैं कि आप साबित ही नहीं कर सके। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कि एक आदमी 20 साल से एक घर के अंदर रह रहा है, आप कहते हैं आप साबित नहीं कर सकते उसका घर है। वो कहते हैं भाई हमने तुम्हें देखा है। अब देखिए एक कानून है एडवर्स पोजेशन का। अच्छा। कि अगर आप 20 साल से एडवर्स पोजेशन में रहते हैं और आप साबित नहीं करते तो हम कहेंगे आपका घर है। बिजली का बिल आप दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स आप पे कर रहे हैं, उसका म्यूनिसिपल कमेटी का टैक्स आप पे कर रहे हैं, सारा कुछ आप कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं नैब तो साबित है। ये वो कहते हैं हमें ये मंतके मत बताओ। इनको आदत बड़ी हुई थी कि हम ये मंतके वहां बताएंगे कि जनाब ये तो DFID का हमने बड़ा ईमानदार। और फिर उस वक्त पता है क्या, ये सारे मरियम औरंगजेब जब कहती थी पाकिस्तान की बदनामी कर दी इन्होंने ये कर दिया, इसको PTI गवर्नमेंट ने फीड किया है, अब हमें को एड नहीं देगा, अब हमें को पैसे नहीं देगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया इन्होंने, आलमी तौर पे हमें बदनाम तुमने किया। तुम बता दो ये पैसे जो मेरे अकाउंट में आए हैं ये मैंने यहां से कमाए हैं, ये मैंने लोहार की भट्टी लगाई हुई थी वहां से कमाए थे। कुछ तो बताओ आप लोगों को, कहीं नहीं बताते। ठीक है, देखते हैं कि इस केस के मजीद क्या इंप्लिकेशंस निकलते हैं। नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद शरीफ कत्ल केस में ये ताज़ा इंकशाफ सामने आया है कि अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले उन पर मुबैना तौर पर बहिमाना तशद्दुद किया गया था। इससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो किसी इत्तेफाकी हादसे का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया था। इस केस में कीनिया पुलिस की जानिब से अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कीनिया से क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट न्याबोगा कियागी। सर वेलकम टू द शो। जफर हिलाली साहब विल प्रोसीड। How do you do? My name is Zafar Hilali, and a lot of people are watching our show, and there is incredible interest in this case in Pakistan. So we would want to hear from you. We would desperately want to hear from you. What do you think? Why do you think that this man who was killed had to be tortured for a couple of hours before he was actually killed? Do you have any information as to why they were so cruel with him? Thank you so much for the invitation. Maybe to start with, from the current investigations, from what I learned, what I gathered, it's not a fact that the journalist was tortured. Oh, he wasn't tortured? The postmortem report in Pakistan shows that there are signs of torture on his body, and his nails were removed, and there are bruises on this body. Have you ever seen the postmortem report of the Kenya? Yeah, I've seen both postmortem reports. The postmortem report. I also sat down with I've seen both of them. I've seen the Kenyan one and I've seen the Pakistan one. No, so which one is correct? I can tell. All those postmortems, they are talking about the same thing. I don't know where or this news that he was tortured for some hours came from, because I sat down with a pathologist. I was as well confused, and the pathologist said the same. All the reports indicate the same thing. Have you visited the same thing? By that you mean torture? His nails were pulled out?
Do you have a copy of the postmortem that was conducted there? Show me where it says there was torture. I'll really appreciate if you have the copy, you share with me. Okay. The copy is there. Because the copies that I have. Oh yes. Yeah, I have the copies. No, the copy is with the So medical superintendent of Pakistani hospital, a big hospital, and he confessed in a TV show that the signs of the torture were seen on his body, and he confessed in front of the people and on the television show. Yeah. But one something is, have you visited the place where Mr. Sharif has been living, and have you interviewed those guys? In fact, 8 hours later, after it was reported that he had passed on, he had been shot, I went to the scene of crime. And I also went to Amadab, Kenya, where he was staying, where he stayed over the weekend. And if at all there was a problem, or if at all something was if Kenya, the authorities in Kenya were lying, then probably we could not be having investigations ongoing on the same. No, I mean, I have come to know, Mr. Kazi, if you have, Yes, go ahead, please. You were saying? Yeah, I'm saying, if you have a copy where it says that he was tortured, I'll appreciate to all right. You don't think that, in other words, the post-mortem report that you have seen in Kenya does not suggest anything about torture. Is that correct? It doesn't. Mm-hmm. So what were the motives? Is that what was correct? the motive behind the murder? But how you assess the motive behind the murder? Because there has to be a motive. Yeah. Or it's a case of mistaken identity. That's what I've told you. If at all there was something that was not adding up, then for sure the 10 GSU officers who were manning that roadblock will have not been questioned by now. But I want to tell you for sure that the investigations are ongoing. And the body that is investigating those things is not even the police. In Kenya, we have a body known as the Independent Policing Oversight Authority. That is the body that usually investigates police on matters of extrajudicial killings, on matters of brutality and everything. And I can tell you for sure that the body will give results of what transpired. And the officer who shot the gun will be arrested. That is something you will get it from me. But I want to correct you on something. Those guys were not here in the country to make any documentary. In fact, one of them does not even live in India. One of them lives in Dubai. It's the other one who came from India. Are you getting it clear? So No. when they came to Kenya, they were working. They were working. Kindly give me some time. You've asked me a question, I'm giving you answers. They were working closely with the team, the communication team and the IT team that was supporting President Dr. William Ruto. That is why immediately after he took the presidency, he said the unit should be investigated. And if at all they are found guilty, they'll be arrested. And currently, as we speak, yesterday, 8 out of the 9 police officers who are at the SSU team are currently in jail. The court ruled that they'll be in jail until the investigations are done. So I fail to understand where this issue of a documentary being done about somebody else comes from. So one thing is that there are plenty of Pakistani businessmen who are there, and they have an interest in Kenya. And there is a news that during the ambassadorship of Mr. Kidwai, the family of Sharif also had an empire in Kenya. Did you ever investigate about their interest in Kenya? Investigate about? The people from Kenya and our present Prime Minister, Mr. Sharif family, do have some financial interest in Kenya. It was established when Mr. Kidwai was the ambassador of Pakistan in Kenya. You are talking about the two people who were last seen with Mr. Sharif? Yeah, Sharif's family's interest, business interest in Kenya. Who had interest in Kenya? I'm not getting the question clear.
No, what my friend is asking you is that do you know of any business interest or large business interest by those people who are accused of being with him or who are allegedly with him and who had invited him according to Pakistan's information and were sponsors of his visa? Did you know anything about them? Do you know their background? Yes. Yeah. As well, the same information that you have is what they are the people who invited him to the country. Number one, they have invested in a hotel that is known as Amodam Kwenye, which is located in Kajiado West, in Kajiado County. That is along Magadi Road. It's around 218 kilometers from the city. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। लाली साहब, आप तो शायद उस वक्त फॉरेन ऑफिस में थे कि जब वो जो बड़े मशहूर बैंकर थे उनको वहाँ पर लगवाया गया था। किदवाई साहब जो थे, वो जो बड़े मेहरान गेट स्कैंडल के थे, उनको एम्बेसडर लगाया गया था। फिर वो मुशर्रफ पीरियड में भी वहाँ रहे। कीनियंस का बहुत पाकिस्तान का बहुत इंटरेस्ट है, बिजनेसमैन का भी वहाँ पर। और ये लोग जो थे, ये दोनों कराची से वहाँ गए हुए थे। अब ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं, ये अपना बहुत जिसे कहते हैं मिसमैच सी हो रही हैं। एक और कहानी चल रही है कि ये जी उनके नाखून जो थे निकाल दिए गए थे पोस्टमार्टम के लिए। आज तक कभी किसी के नाखून पोस्टमार्टम के लिए निकाले गए? क्या उसमें जहर देखना था? ठीक है, अगर आपने उसके पेट के स्वैब ले लिए हैं तो फिर उसको जहर, उस नाखून निकालने की जरूरत क्या है? नाखून पर तो जहर का असर जो है इन द लेटर पीरियड को मेडिकल साइंस होती है यार। एक अजीबोगरीब किस्म का एक जर्नलिस्ट था, आज उसने स्टोरी की हुई थी कि नाखून तो उन्होंने निकाल लिए थे। चलो नाखून निकाल लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसके जिस्म पे जो ब्रूजेज आए हैं, उसकी जो हड्डियां टूटी हुई हैं, ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के रिपोर्ट के अंदर। सबसे ज्यादा तकलीफ बात यह है कि एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसके हेयर्स का, उसकी फैमिली का राइट है। ठीक, वो कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तो हमने कोर्ट में जमा करा दिया, आप कोर्ट से मांग लें। ओ भाई, पाकिस्तान में कमाल करते हो तुम लोग। यानी एक आदमी जो है अपनी उस जो मरा हुआ आदमी है, उसका जो विक्टिम है, जो बंदा, उसके फैमिली को आप इतना भी राइट नहीं देते कि आप एक्सेस हो जाए उस सारी चीज़ों के बारे में। तो ये बड़ा तकलीफ से चीज़ है। जी हाँ, देखिए, मैं औरिया साहब, मैं 2-3 चीज़ें जल्दी से कह दूं। मर्डर केसेस में पहली चीज़ आप दरियाफ्त करते हैं कि बेनिफिशरी कौन सा है, बेनिफिशरी कौन है मर्डर का। अब अगर आप मुझे पूछें बेनिफिशरी कौन है, मैं एक चीज़ तो ज़रूर कह सकता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट बेनिफिशरी नहीं है। ठीक, और अगर कोई बेनिफिशरी है तो लगता है ये रॉ है या नून होगा शायद, अगर बिजनेस इंटरेस्ट कुछ ऐसे हैं और वो कुछ केस कर रहा था, अगर वो थे और अगर वो कर रहा था। मगर इस्टेब्लिशमेंट को कहना कि उनका हाथ था, इट मेक्स नो सेंस। दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट का तो हाथ किधर है हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो गई थी उधर, जिसमें एक आदमी, वो शायद उमर शायद भी था, जो किताबें लिखता है ऐसी चीज़ों पे। मैं जानना चाहता हूँ वो किधर है, वो टीम का रिपोर्ट किसको दिखाया है, वो रिपोर्ट को क्या माँ को क्या वो रिपोर्ट पहुंचा है? देखिए, माँ को उसने सही रीजन बताया होगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। बताएं आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? देखिए अपना हलाली साहब, सबसे पहली बात यह है कि 17 तो उसके खिलाफ रिपोर्ट्स हुई हैं थानों में। अब ये पाकिस्तान में एक फैशन बन गया हुआ है कि एक आदमी को तंग करना है तो मतलब मैं और ये मकबूल जान जो है, या जफर हिलाली ने बात की है, तो एक मेरे को खास में एक बंदा कहता है जी मुझे बड़ा दुख हुआ है इस पे, मैं दरखास्त, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। एक आदमी जो है उसको गिलगित बल्तिस्तान में मुकदमा करता है, तो इसको कम से कम इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय होना चाहिए भी एक मुकदमा हो जाए, उसको एक जगह रखो और जहां वो है उस जगह वो, ताकि उसको डिफेंड कर सके। एक तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके ये प्रेसिडेंट कायम करना चाहिए और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए अदालतों को भी और बाकी जो इसके क्रिमिनल जस्टिस के लोग हैं। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इस सारे केस के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, और खत लिखा है और उसने कहा है कि भाई मेरी जान खतरे में है, मुझे बचाएं। और वो खत अब तो ओपन हो चुका हुआ है। अब मसला यह है कि एक आदमी अगर खत लिखता है और जिस आदमी के मरने के बाद, यानी उस खत से पहले ही सुओ मोटो ले लेना चाहिए था, उसकी पर्सनल सेफ्टी का मतलब, जिस बंदे के इसमें लाखों जनाजा होता है उसके पब्लिक के अंदर ये, अब तो उस खत के ऊपर एक्शन हो जाना चाहिए था कि क्या सूरत हाल है।
करेक्ट। बिल्कुल। और ओरिया साहब, मगर- आपको क्या लग रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जी 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 लाली साहब को सुन ले। जी जी लाली साहब, बोलिए आप। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, सीधी सादी बात है कि आपने कहा अभी औरिया साहब कि वो चीफ जस्टिस को लिख के कहा है कि मेरे खिलाफ बहुत चार्जेस हैं, मेरे को थ्रेट्स आ रहे हैं। क्या थ्रेट्स आप बता प्लीज। 17 अगर उसको डिफरेंट थ्रेट्स हैं तो कुछ बता सकते हैं क्या थ्रेट्स थे, वो सीक्रेट क्यों है वो थ्रेट्स भाई? देखिए मसला सारा ये है कि उससे पहले वो उसकी बीवी जो चुवैजा सिद्दीक हमारे साथ कॉलम निगार है यहाँ पर, उन्होंने कहा अरशद बहुत शर्मीला आदमी था। उसने मुझे एक दफा कहा कि मुझे मार से डर नहीं लगता, मुझे नंगा होने से बहुत डर लगता है। जो आजकल ये रिवाज पड़ गया है कि नंगा करते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं भाग जाना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने खासतौर पर थ्रेट का जिक्र किया है, उसकी मां ने थ्रेट्स का जिक्र किया है। उसने कहा है कि मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। अब इसमें मसला सारा ये कि एस्टैब्लिशमेंट को एक तो रोक दें, मसला ये कि गवर्नमेंट किसकी थी, वजीर दाखिला कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसके खिलाफ बोल रहा था। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं बोल रहा था, वो तो इनके खिलाफ बोल रहा था। वो तो करप्शन केसेस किसके निकाल रहा था, इन्हीं के निकाल रहा था, और किसके निकाल रहा था। आप उसके सारे प्रोग्राम देख ले। और आपने देखा है कि जो लोग कस्टम केस, जो लोग करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, हाँ, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। जी हाँ, आपको पता है ना? जी जी। मैं तो उस कमरे में रहा हूँ जिस कमरे में, जी हाँ, मैं तो फेडरल लॉज के उस कमरे में रहा हूँ जिस कमरे में वो नैब का बंदा जो था, जो करप्शन केसेस कर रहा था, इसके अपना प्राइम मिनिस्टर, अब तो जो स्पीकर है हमारे परवेज अशरफ साहब के, उसको हार्ट अटैक आ गया। इसी तरह कई इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा जो बेचारा जिस अपना डॉक्टर जो है, डॉक्टर अभी जो शहबाज शरीफ वाला केस जो कर रहा था, रिजवान जो था, वो 2 दिन पहले मुझे मिला, मौत से 2 दिन पहले। उसने कहा मुझे फोन आया है कि ये जहां तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं हम इनको जानते हैं कि कहां बन, और उसके बाद उसके वालिद ने कहा कि उसके बाद आके उसकी तबीयत खराब हुई, फौत हो गया। यानी आप अंदाजा करें कि आप गवर्नमेंट बदलती है और एक इन्वेस्टिगेटर को कहते हैं सुबह आप प्रोसिक्यूटर को कहते हैं सुबह आप नहीं आएंगे अदालत के अंदर, इस बंदे को आकर तब्दील कर देते हैं और आपका मनी लॉन्डर केस साफ हो। यार इस मुल्क में कोई तो इंसाफ होगा यार। आप एक बंदा आपका 36 साल आपका काम करता है, आप उसको दुबई बुलाते हैं, दुबई जाते हैं, उसको अचानक पता नहीं क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, फौत हो जाता है मकसूद चरबासी। आपके पास वो 25,000 पे 20,000 पे बेचारा गरीब आदमी मुलाजिम रहता है। फिर अभी इस बात मुझे बताइए कि अरशद शरीफ ने किसके खिलाफ बातें की थी? आप मुझे आप तारीख उठा ले, इमरान खान के खिलाफ भी किए बहुत। नहीं तो फिर ये जो नहीं औरिया साहब, ये जो इनके जो दोस्त हैं, ये मोईद पीरजादा और शाकिर जो भी है, हाँ, और वो सुना है वो भट्टी भी अभी चले गया है नॉर्वे। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों को, तो बताओ तो सही, तुम लोगों के खिलाफ क्या चार्जेस थे, क्या थ्रेट्स थे, किधर से आए थे? ये बताओ कि अगर इमरान रियाज ने भुगता है ना जी, इमरान रियाज ने भुगता है ना जी, पिंडी से वो बेल कराता है, अटक चला जाता है, अटक से बेल कराता है, किसी और जगह चला जाता है। आखिर के एक जर्नलिस्ट के पास कितने पैसे होंगे कोई इनकी केसेस भुगता फिरे? पहली बात उसने भुगता है, उसने थाने के अंदर उसको जिस तरह उन्होंने कहा है, जिस तरह उसके साथ सलूक किया, वो बेचारा बताते हुए तकलीफ होती है उसको। ठीक, उसके बाद आप खुद देख ले कि आप बाकी लोगों के साथ आपने क्या सलूक किया है इसके साथ। उनको चले गए। देखो अरशद शरीफ बेचारा, उसका मतलब यह था कि उसने कोई वीजा नहीं लगवाया हुआ था, वो कभी सोचता ही नहीं था कि मैं चलो मुझे जाना पड़ेगा। जब से साबर शाकर वगैरह ने सिफा वीजा लगाया हुआ था, उसके साथ मोहित पीरजादा तो खैर ब्रिटिश नेशनल है, वो चले गए वहां पर। इसका तो वीजा नहीं था, इसको दुबई जाना पड़ गया और दुबई से वीजा उसका खत्म हुआ, वहां चला। नहीं, जी जी नहीं, माफ करिए, मैं आपको रोकना चाहता हूं इधर। मुझे तो पता चला है कि यही 2 लोग जिसके पास गया था उनको मिलने के लिए, यही 2 इंसान जो थे, इन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था। एंड बिफोर ही लेफ्ट पाकिस्तान, जी यही बिफोर ही लेफ्ट पाकिस्तान, जी बिल्कुल ठीक है, यही स्पॉन्सर तो उन्होंने कीनिया के लिया था, बट ही स्टेड इन दुबई। पहले वो दुबई में रुका रहा कुछ, फिर उसके बाद वो कीनिया गया है। नहीं जी कीनिया बाद में मतलब है डायरेक्टली भी जा सकता था, लेकिन ही स्टेड इन दुबई। और आपकी जो बात है बिल्कुल सही है, और लेट मी सेकंड दैट। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो को जब मैं उनके साथ काम करता था तो मैंने उनसे पूछा
कि आप क्या क्या है जो आप आप लोग एक एक के खिलाफ। कहती है देखो मेरे खिलाफ 5 केसेस हैं, एक है क्वेटा में, पेशावर में, कराची में और लाहौर में। हाँ। और ये सेट अप करते हैं एक एक दिन 1.5 दिन छोड़ के। एंड अगर ये केसेस को ख़त्म ना हो, इट्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। तो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जिनका काम है कि लॉ को ह्यूमेन करना, लॉ को क्या कहते हैं, मेक इट सेंसिबल, रैशनल। ये नहीं एक लॉ पास कर सकते हैं कि आप 15 जगह एक आदमी को नहीं सू कर सकते हैं उसी केस के ऊपर। और ये जो इनका FIR होता है ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड द सेम होता है। खुदा के लिए इस मुल्क में ये कानून का कुछ करें। सही बात, सही बात। डबल जेपर्डी बड़ा मशहूर कानून नहीं होता, बस बार छोड़े। बिल्कुल आम लेजिस्लेशंस की जरूरत है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI का लॉन्ग मार्च गुज़िश्ता रोज़ दोबारा शुरू हो चुका है, जबकि हुकूमत और इमरान खान में से कोई भी पीछे हटने को अभी तक तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। और ये सब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर दिया गया है और इमरान खान ने कहा है कि फिर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश होगी। तो क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जाते महसूस होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2-3 खबरें बहुत अहम रही हैं गुज़श्ता 2-3 दिनों के अंदर। जो 4 दिन हम गायब रहे हैं, उन 4 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। उन 4 दिनों में एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो शर्म शेख में गए थे और वो उन्होंने बड़ी खबरें लगाई कि वो जो बाइडन से मुलाकात करेंगे और वो जो अपना क्या नाम है, वो जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो आ रहा है, उससे भी मुलाकात करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुलाकातें होंगी। वो वहाँ और ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। हुआ यह है कि जो बाइडन के आने से पहले उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और बल्कि अपनी जहाज का रुख मोड़ा और लंदन में भाई साहब के पास चले गए। और लगता है था कि उनके नज़दीक जो बाइडन जो है वो है अपना मियां नवाज शरीफ। अब वहाँ पर सारे के सारे ये लोग बैठ के अब ये गुफ्तगू हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये वो। अच्छा, ये बड़ी मैं जो भी हो, इट्स अ मॉकरी ऑफ लॉ। और उस सुप्रीम कोर्ट के ने एक आदमी को फ्यूजिटिव ऑफ लॉ कहा है, यानी मफरूर जिसको कहते हैं। बिल्कुल। आप पूरी की पूरी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन उठा के एक आदमी के पास लेके जाते हैं और वो आदमी लेके जाता है कि जो उसका जमानती है, जो कहता है कि मैं उसको लेके आऊंगा। ये बड़ा अजीब गरीब। देखिए, ये वो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों के अंदर, जिसे कहते हैं, एक तसव्वुर देते हैं कि यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। अब जो भी आप कह लें, पार्टी का लीडर है, कुछ है, फलां है, सब कुछ है, आप उससे खामोशी से आप मशवरा कर लें, कुछ कर लें, जब तक वो ये जो बनता है ना सारे का सारा सिनेरियो, ये जो पैन होता है ना कैमरा, और इस कैमरे का ये कैमरा कम से कम हर उस आदमी के लिए एक तकलीफ के बाद जरूर होती है। चलो, ये तकलीफ हम बर्दाश्त कर ली, लेकिन असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि आपने एक फैसला है। कई दफा हमने इस बात पे डिस्कशन किया, खान साहब से भी डिस्कशन होती है, बाकी लोगों से भी, कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है वो अगर आप लगाते हैं तो अगर आप समझते हैं कि आपके लिए काम करेगा तो ये भूल जाएं। और फिर आप नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं। वो मुफद्दल खान ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट में कि नवाज शरीफ से पूछना आर्मी चीफ जो है वो उससे लगाना ऐसा ही है कि कोई आदमी 4 दफा जो है जिस बीवी की तलाक हो जाए तो के घर बसाने का नुस्खा बताओ। यानी 4 दफा जिस बंदे ने आर्मी चीफ लगाया हो और वो खुद ही उसे कान से पकड़ के निकाल दें, तो ये क्या चीज है। तो एक तो बात यह है कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, पहली बात तो यह है कि अपने अदारे के उसकी इज्जत और वकार की बहाली करेगा। इमरान खान साहब ने भी अब उसका स्लो डाउन कर दिया है, वो अपन उस तरफ लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो वक्त के साथ साथ, क्योंकि टाइम बात है 29 तक फैसला हो जाएगा कि आर्मी चीफ कौन आएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि 29 के बाद ही बताया जा सकता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ और कैसे चलेगा, क्योंकि फिर बहुत अहम फासले उसको खुद भी करने हैं पाकिस्तान में उस गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए कि जो कि इस अरसे में हो गई है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदारे की। ठीक है हिलाली साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं और उधर हुकूमती ऐवानों में नए आर्मी चीफ की तैनाती पर सलाह मशवरे जा रही हैं, तो आप क्या देखते हैं, ये मामला खुश असलूबी से पाया तकमील को पहुंच जाएगा?
नहीं, मैं समझ नहीं सकता आपका सवाल का क्या है, क्या पूछ क्या रही हैं आप? जी मैं ये पूछ रही हूँ कि अब क्योंकि नई तैनाती की तारीख जो है वो आ रही है करीब, तो आप देख रहे हैं कि स्मूथली चलेगा प्रोसेस सारा? देखिए, अगर नई क्यों अगर ये जो मसला है, अगर हर वक्त हर पोस्ट जो भी आर्मी चीफ आता है लोग भागते हैं पता करने उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, किसको चाहता है किसको नहीं, क्या चाहता है क्या नहीं, ये एक मॉर्बिड एक इंटरेस्ट बन जाता है। एक आदमी जिसका पॉलिटिक्स में उसका कोई रोल होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो वो इसलिए है कि पॉलिटिक्स, वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर नहीं सकते हैं, दे आर इनकॉम्पिटेंट, और ये तो वी नो दैट कि वो हैं इनकॉम्पिटेंट। तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए हमारा ये जो सिस्टम है ये चल नहीं रहा है। शायद हम लोगों को कुछ और सिस्टम लेना चाहिए, शायद नहीं पक्का से लेना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं लॉयल ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन में है, इधर तो लॉयल ऑपोजिशन कोई नहीं, ऑपोजिशन इधर दुश्मन समझा जाता है और सब गद्दार समझे जाते हैं। सही बात। और दे आर ट्रीटेड लाइक गद्दार्स। आई एम सॉरी, ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।